हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का वीडियो है और इसके बाद बस एक एक्सरसाइज में रह जाएगी आपके चैप्टर की एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें बस न्यूमेरिकल पार्ट है, तो मैंने इसलिए इसको सेपरेटली लिया है क्योंकि आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है, 100% आएगा आपका एक न्यूमेरिकल, तो इसलिए इसको सेपरेटली करना थोड़ा सा मुझे सही लगा। ओके, सो इसमें क्या है, बस छोटा सा ये एक टॉपिक है। अब देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ये, जिसको हम एटॉमिक वेट भी कह रहे हैं। तो जो एटम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको जब देख ही नहीं सकते तो वे कैसे करेंगे? सो दैट मीन्स वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट वे देम। तो उसके लिए हमने उसके मास को कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया तो हमें चाहिए। तो जो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से जो हमने फाइंड आउट किया है, तो द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम्स, while that of a carbon atom is 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये बहुत बहुत छोटे मासेस हैं और इसको हम किलोग्राम्स और ग्राम्स की यूनिट में वे नहीं कर सकते, है ना। और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा अगर हम बार बार किलोग्राम्स और ग्राम्स में इसको हम वे करेंगे या इसको रेफर करेंगे इन यूनिट्स की टर्म्स में। तो इसलिए एटम्स के वेट के लिए एक नया यूनिट निकाला गया, एक नया यूनिट डिराइव किया गया, एंड दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। तो हम क्या करते हैं कि जो मासेस ऑफ एटम्स हैं उनको रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की टर्म्स में मेजर करते हैं। 1961 में कार्बन 12, पहले हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे सबको, लेकिन 1961 में कार्बन 12 वाज सिलेक्टेड फॉर दिस कंपैरिजन बिकॉज इट्स अडॉप्शन लीस्ट अफेक्टेड द वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑन द ओल्ड स्टैंडर्ड। मतलब करते क्या है कि एक एटम का वेट ले लेते हैं और बाकी सारे एटम्स को उसी के वेट से, उसके मास से कंपेयर करके हम बताते हैं कि हाँ, जैसे अब नॉर्मली जो मैथ्स में पढ़ते हैं या हम मेजरमेंट्स में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो हम यूनिट लेते हैं, यूनिट वैल्यू ले लेते हैं किसी भी एक चीज़ की। जैसे 1 किलोग्राम 1 यूनिट वैल्यू हो गई और फिर उससे कंपेयर करते हैं कि 2 किलोग्राम्स क्या होगा कि 1 यूनिट को हम 2 बार रिपीट करेंगे तो 2 किलोग्राम हो गया। 5 किलोग्राम्स क्या हुआ कि उसी 1 यूनिट को हमने 5 टाइम्स रिपीट किया तो वो 5 किलोग्राम्स हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो एटम्स के मास हैं उनको सेम वे में कैलकुलेट करते हैं। जो कंपैरेटिव यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं सिंगल एटम ऑफ कार्बन C12। ओके, तो इसमें आपकी बुक में देखो क्या दे रखा है यहाँ पे कि द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कार्बन 12। मतलब कि अगर हम मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास लेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन C12 एटम, वन कार्बन 12 एटम, तो वो जो होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। और हम इसका जो हमने यूनिट लिया है वो क्या लिया है, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक नया यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, और इट इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। दैट इज, यहाँ पे कार्बन एटम हमने जो लिया है वो C12 लिया है। आप ये तो पढ़ चुके हैं, आप समझ रहे होंगे कि C12 का मतलब क्या है कि C12 6, मतलब कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और उसका मास नंबर यहाँ पे 12 लिया है। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं ना, तो उसमें C14 भी होता है, इसीलिए यहाँ पे C12 मेंशन करें हैं स्पेसिफिकली कि C12 हमने यहाँ पे लिया है। ओके, The mass of an atom of carbon 12 isotope was given the atomic mass of 12 units, that is 12 AMU या फिर 12 U। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड ले लिया और बाकी सबको इससे कंपेयर करते हैं। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU, ऑक्सीजन का 16 होता है, हीलियम का 4 होता है। तो इस तरीके से हमने उसके बेसिस पे सारे कैलकुलेट किए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, एक इन्होंने नोट दिया है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट वन एटम ऑफ C12 carbon having atomic mass 12 has a mass of 1.9926 into 10⁻23 grams। और इस मास को अगर हम 12 नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स मिल जाता है, जो कि 1 AMU की वैल्यू है हमारी। ये आपको याद रखनी चाहिए।
ठीक है, 1 AMU की वैल्यू जो आपको याद रखनी चाहिए। अब ये तो था रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने पढ़ा। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे वो वहाँ पे हमने एटम की बात की थी, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो क्या होगा, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of an element or a compound is a number that represents how many times one molecule of that substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। वहाँ पे हमने 1 एटम की बात की थी, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल करें, मॉलिक्यूल को कंपेयर किया है। जो कंपैरेटिव स्टैंडर्ड है वो वही है हमारा 1 एटम ऑफ कार्बन 12 या C12 का एक एटम। ठीक है, अब इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द वेरियस एलिमेंट्स या वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि जैसे कोई कंपाउंड है, सबसे सिंपल कंपाउंड H2O, तो H2O का आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? H को इंटू 2, H का जो भी मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है इंटू 2 प्लस O का एक ही एटम है तो सिंगल, तो H का होता है 1 इंटू 2 प्लस O का कितना होता है 16, तो ये हो गया टोटल करके 2 + 16 इज इक्वल टू 18। ये आपका आ गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। यहाँ पे आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, H2SO4 का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें होता क्या क्या है, 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 1 एटम होता है, सल्फर का 4 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो आप कैसे निकालोगे? 2 × 1, 2 एटम है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 × 1 2 AMU आ गया। सल्फर का होता है 32, तो सिंपल 32 × 1 32 आ गया। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 4 4 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 16 × 4 64। तो आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं, वैल्यूज़ क्या आई हैं आपकी 2 + 32 + 64, इनको आप ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो है 98 AMU, 98 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और उनको आप टोटल करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप सारे एग्जाम्पल्स को एक एक बार सॉल्व करके अपने हाथ से कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि है कुछ नहीं, इसमें बस स्टेप्स फॉलो करने, बहुत सिंपल है। अब जैसे देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बस आई बी जस्ट डूइंग वन एग्जाम्पल, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा। फर्स्ट है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। अब देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O। क्रिस्टल की फॉर्म में जब होता है कॉपर सल्फेट तो उसमें WOC दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है। ये आपने लोअर क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा तो सिर्फ CuSO4 होगा जिसका कलर वाइट होता है। इट इज़ अ वाइट अमॉर्फस पाउडर, उसकी कोई ऐसा शेप नहीं होती, अमॉर्फस होता है। जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स क्रिस्टलाइन एंड इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू अ वेरी नाइस ब्लू, तो वो बन जाता है फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है, मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं हमेशा। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। तो अब आपको इसका मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप क्या करेंगे? पहले कॉपर का जो मास है वो रख लिया 63.5 प्लस S, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन O कितना है 4, तो 4 × 16, ये आपका आ गए ऑक्सीजन का टोटल वेट जो उस पर्टिकुलर CuSO4 के मॉलिक्यूल में है। इसके बाद H2O भी है। H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं? 5। तो या तो आप ऐसे करो कि H2O का एक मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट कर लो, तो वो कितना हो जाएगा 1 × 2, हाइड्रोजन के 2 हो गए प्लस 16 18 हो जाएगा, तो 18 × 5 कर लो डायरेक्टली, या फिर 5 × 2 + 16 इस तरीके से लिख लिया, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अब इसका देखो, इनका सबका टोटल कितना हो गया 63.5 प्लस 32 प्लस 30, 16 4 64 प्लस 64 का टोटल हो गया 159.5 प्लस जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है हमारे पास
उनका टोटल हो गया 90। तो हमें इन दोनों को ऐड करके जो टोटल हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 249.5 AMU। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज 1 कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज 249.5 AMU। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट मेंशन करना ज़रूरी है। इसी तरीके से इन्होंने सबके मास कैलकुलेट कर रखे हैं। आप इसको अपने हाथ से एक बार करके देख लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नाउ अनदर थिंग इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी कंपाउंड में किस परसेंट में प्रेजेंट है। जैसे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज अ परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट। अब परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगी, जैसे आप नॉर्मल परसेंटेज निकालते हो किसी भी चीज़ में, किसी कंपाउंड में किसी चीज़ की, वो परसेंटेज हो जाएगी। मतलब कि टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल अपॉन टोटल वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द होल कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 कर लिया। जैसे कि सपोज वाटर का एग्जांपल, तो चलो वाटर का एग्जांपल दे रखा है वही कर लेते हैं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, H2O का वेट निकाल लिया, वही 18 आ गया, 182 + 16 18 आ गया। अब इसमें ये कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। तो हाइड्रोजन कितनी है इसमें 2 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज क्या हो गई 100 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन 2/18 × 100, तो 11.11 ग्राम। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हो गई 11.1%। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं परसेंटेज। दूसरा एग्जाम्पल देखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड यूरिया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यूरिया का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे यूरिया का टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा कि नाइट्रोजन का वेट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इनटू 100। तो नाइट्रोजन का वेट कितना है यहाँ पे 28। तो 28/60 × 100 आपका आंसर आ गया 46.666 या 46.67%। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दे रखा है इसी सेम कॉन्सेप्ट को इन्होंने दूसरी तरह से अप्लाई किया है कि इन्होंने सारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है कंपाउंड में सबकी परसेंटेज पूछ लिया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आपको पहले सोडियम कार्बोनेट, देखो अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं दे रखा है तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि आपको फॉर्मूले करेक्टली आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले करेक्टली अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो ही जाएगी, है ना। तो फॉर्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए। ये सारी चीज़ें ना दे जस्ट रिक्वायर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हो जाएगा और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता इसमें, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, और कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, डेसिमल के 2-3 पॉइंट्स तक कैलकुलेशन करिएगा, इसमें आलस नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि पहले आप सोडियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, फिर एक एक एलिमेंट का जो भी एटॉमिक वेट है दैट अपॉन द टोटल वेट इनटू 100। तो सबसे पहले क्या किया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल लिया, वो आ गया हमारा 106। ठीक है, क्योंकि सोडियम का 23 होता है इंटू 2, Na2 था तो 23 × 2 प्लस 16 कार्बन का हो गया 12 और 16 × 3 ऑक्सीजन के 3 आइटम्स है तो 16 × 3 तो हमारा हो गया 106। अब ये कह रहे हैं कि सोडियम का सबसे पहले निकाल रहे हैं परसेंटेज कि 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 46 × 100/106, ये आ गई आपकी 43.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ये परसेंटेज आ गई। ऐसे इन्होंने कार्बन की निकाल ली, ऐसे ही ऑक्सीजन की निकाल ली। यहाँ पे परसेंटेज सबकी आ गई, सोडियम कितनी, कार्बन कितनी और ऑक्सीजन की। ठीक है, ये हो गया। सेम वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स का है, इसी तरह से इसका भी करना है। अब एक और दूसरी चीज़ दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, आई होप ये न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि कोई कंपाउंड है, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल ले रखा है H2O2 का।
H2O2 एक कंपाउंड है, तो इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा कि हम एक कॉमन नंबर से इनको अगर डिवाइड कर दें, तो हम इसको कॉमन नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड कर दिया तो H1O1 आ जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा HO, रेशियो के हिसाब से है ना, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। ऐसे ही अगर हम ग्लूकोज लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ग्लूकोज लें अगर C6H12O6, तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या है 6, इसको पूरे को अगर 6 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा C1H2O1। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हो जाएगा CH2O। CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके फॉर्मूले में, वो उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और जो उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO. It represents the simplest ratio 1:1 between hydrogen and oxygen atoms in its molecule, whereas its actual formula is H2O2. और empirical formula of glucose C6H12O6 is CH2O. इसमें जो रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का, इट इज़ 1:2:1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, 1:2:1 का रेशियो है यहाँ पे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या, मास क्या होगा, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने ये निकाल लिया, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो इसका मास क्या होगा, जो सबसे सिंपल जो एलिमेंट्स हैं उनका मतलब जो बेसिक रेशियो है उनका टोटल कर लो, तो इसका मास क्या हो जाएगा 12, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ आपको नज़र नहीं आएगा, हाँ, तो इसका मास क्या हो जाएगा 12 + 1 × 2 + 16, तो इसका क्या हो गया 12 + 2 + 16, तो कितना मास हो गया 14 + 16 30 AMU। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो 30 AMU है, तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला HO है, तो उसका मास हो जाएगा 17, जबकि उसका एक्चुअल मास क्या होगा, इससे डबल होगा 34 होगा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 34 होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, दिस फिनिशेस विद द चैप्टर। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर आफ्टर दिस, सीक्वेंशली करूँगी, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, और उसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके आराम से करेंगे ताकि आपको सारे रिएक्शंस समझ में आ जाए। वो रिएक्शंस आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन एज यूजुअल बच्चे सारे नहीं मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ना उस चैप्टर के बेसिस पे आपको जो आपका लास्ट चैप्टर है 9th चैप्टर, जिसमें कि लेबोरेटरी वाला चैप्टर है, उसमें आपको रिएक्शंस याद रहेंगे, उसमें यही आपको 10th में 13 चैप्टर है, जो ये भी लैब वाला चैप्टर होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होगा, और 11th-12th में तो काम आएगा ही आएगा। तो ये वाले जो सारे रिएक्शंस हैं आपको बिल्कुल ढंग से पढ़ने होते हैं ना, ढंग पढ़नी तो सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टिल देन टेक केयर और ढंग से पढ़िए, एंड डू शेयर योर रिव्यूज़। ओके।